जय हिंद आप सभी को। चलिए ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे थे। इसमें इकोनॉमिक्स का नोट्स कंप्लीट कर रहे थे। इसमें इसका जो है इकोनॉमिक्स का नोट्स का पहला क्लास आप लोग को मिल गया होगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहला क्लास कल ही करवा दिए थे। तो आप लोग सभी लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता होगा कि बिहार दरोगा में कम से कम पीटी एग्ज़ाम में आपको 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सर के द्वारा जो नोट्स दिया गया है इस बुक में ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है ना, अगर 7-8 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको आराम से जो है 5-6-7 क्वेश्चन आराम से कर दीजिए, क्योंकि सर के द्वारा बिहार दरोगा से रिलेटेड ही जो है ना उस प्रकार उसमें नोट्स में दिया गया है। तो इसका पहला क्लास करवा दिए थे और आगे जहाँ तक कंप्लीट किए उसके आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग को हम बता देते हैं कि कहाँ जो है ना इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग खोजिएगा, और इसका पीडीएफ जो है ना, बहुत लोग का मैसेज आता है कि पीडीएफ नहीं डालते हैं। तो हम ये सोचते हैं नहीं कि पहले क्लास, मान लीजिए क्लास करवाएं, उसका जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको पीडीएफ हम ना डाल देंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। सारा पीडीएफ तो करवाई हैं। और देखिए ऊपर जो आपको 7 तक दिख रहा है, 7 तक इतना ऊपर जो दिख रहा है नहीं, सारा हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग में से इनका किन्हीं का भी इसमें क्लास छूट गया है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और 7 से जो नीचे है ना, ये डॉट जो दिख रहा है, बिहार दरोगा स्पेशल अर्थव्यवस्था नोट्स, ये 225 से 274 पेज नंबर तक है। ये जो है ना इसका नोट्स हम कंप्लीट करवा रहे हैं। इसका पहला क्लास आ चुका है और सेकंड क्लास आज इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू आप क्लास को देखिएगा और हर ग्रुप में पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। और देखिए बिहार दरोगा का, जिनको भी बहुत लोग का मैसेज आता है, बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज बैच स्टार्ट हुआ है, सेकेंड होमवर्क सीरीज बैच, तो इस बैच को ना सभी लोग आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इस बैच में होमवर्क प्लस क्या है तो प्रैक्टिस बैच है, दोनों आपको इस बैच में करवाया जाएगा। जितना भी आपको दिख रहा है वो सारा आपको होमवर्क के माध्यम से करवाया जाएगा। और जो भी मार्केट में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा इस बैच में प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और पूरा डिटेल के साथ आपको पीडीएफ दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 149 पर फी लग रहा है, 149 पर फी पेड करके वहाँ पे टेलीग्राम आईडी होगा, वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट। आपको उस जो है ना पर्सनली आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी तो हाल ही में 2 ही प्रैक्टिस सेट आया मार्केट में बिहार दरोगा का 2024 में, जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो आगे वैकेंसी आने वाला है। तो ये 2 बुक आए, 2 बुक तो करवाया जाएगा और बाकी जो भी बुक आएगा तो इस बैच में ज़रूर करवाया जाएगा। पूरा जो है ना, आप निश्चिंत रहिए, दरोगा एग्ज़ाम जब तक पीटी नहीं होता तब तक आपका ये बैच चलते रहेगा। तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए बिहार दरोगा स्पेशल अर्थव्यवस्था नोट्स है, इसी को कंप्लीट कर रहे थे। बहुत लंबा चौड़ा नोट्स है, तो आपको समय लगेगा जो है ना, मतलब करवाने में इसको कम से कम 1 सप्ताह तो समय लग ही जाएगा, क्योंकि ये 50 मतलब 52 पेज है। तो समय लगेगा। 1 घंटा में जितना क्लास हो पाएगा उतना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, जितना समझ में आएगा जो है ना, कम पढ़िए अच्छे से पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए जहाँ तक क्लास किए थे उसके आगे का क्लास जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ तक जो है ना, ये पहले वाले क्लास में सारा हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें सभी लोग ज़रूर देखिएगा। और आगे जो है ना क्लास करवाना है तो बेरोज़गारी टॉपिक है, बेरोज़गारी से करवाना है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ से बेरोज़गारी जो है ना, बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ से जो है कंटिन्यू करवाना है। यहाँ तक हम क्लास जो है ना पहले वाले क्लास में करवा चुके हैं। तो आप लोग पहला क्लास ज़रूर देखिएगा। देखिए कह रहा है कि बेरोजगारी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जो भी भारत में क्या है तो बहुत ज़्यादा ही है। तो कह रहा है कि समान परिचय, इसका मतलब डिफिनेशन क्या है बेरोजगारी का। तो कह रहा है एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी की दर जो है ना, दर पर काम करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है। तो कह रहा है ना कि बेरोजगारी किसे कहेंगे, तो एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य जो है ना नहीं मिलता है, तब ऐसे व्यक्तियों को जो है ना बेरोजगार तथा ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि सामान्य रूप से 15 से 59 वर्ष आयु के वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से जो है ना सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समान, जो यहाँ पर कह रहा है ना, समान रूप से 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से जो है ना सक्रिय अर्थात जो है ना कार्यशील माना जाता है। और आगे कह रहा है अतः अगर इस आयु वर्ग के व्यक्ति लाभदायक रूप में नियोजित नहीं है तो इन्हें बेरोजगार माना जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है बेरोजगार का जो प्रकार होता है ना, इसके बारे में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बेरोजगारी को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बेरोजगारी को जो है ना 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्वैच्छिक बेरोजगारी
और दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी है। आगे कह रहा है स्वैच्छिक बेरोजगारी में कह रहा है कि वॉलंटियर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है यह ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है लेकिन कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है, या जहां कार्य या नौकरी उपलब्ध है लेकिन लोग उसको करने के इच्छुक नहीं हैं। ये क्या है, तो स्वैच्छिक बेरोजगारी, याद रखिएगा। तो स्वैच्छिक बेरोजगारी किसे कहेंगे, मतलब वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे। तो कह रहा है यह ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है लेकिन कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। ठीक है, मतलब कार्य करने में कोई व्यक्ति ना सक्षम है लेकिन कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं, उसका मन नहीं है कार्य करने का, या जहाँ कार्य या नौकरी उपलब्ध है लेकिन लोग उसको करने में क्या है, इच्छुक नहीं, उसे क्या कहेंगे, स्वैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। आगे देख कह रहा है कि अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है इसमें जो है ना अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहेंगे, तो वह यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्षम शरीर वाले लोग नौकरी या कार्य करने के लिए इच्छुक हैं लेकिन अर्थव्यवस्था में नौकरी या कार्य की अनुपलब्धता के कारण क्या है, बेरोजगारी है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि अनैच्छिक बेरोजगारी के जो है ना, अनैच्छिक बेरोजगारी के उपवर्ग निम्न हैं। पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में कर रहा है, संरचनात्मक बेरोजगारी में बारे में कर रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। और संरचनात्मक परिवर्तन मुख्य रूप से जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, तो प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती है, वे बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन कर रहा है कि मांग के प्रतिमान में परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को उद्योगों से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, या तो अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं। मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल सकते हैं या तो अदृश्य बेरोजगारी बोल सकते हैं, मतलब डिसगस्टेड एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देता है, या दूसरे शब्दों में यदि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उस कार्य से हटाया जा सकता है तो वह प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाएगा। तो कह रहा है ना कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देता, या दूसरे शब्दों में यदि उत्पादन या विपरीत प्रभाव डाले बिना उसे कार्य से हटाया जा सकता है तो वह प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाएगा। ठीक है, और आगे कह रहा है यहाँ जो है ना, यहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य के बराबर होती है। यहाँ जो है श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य के बराबर होती है, और यह कृषि क्षेत्र में एक समान घटना है। नेक्स्ट देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये तो संघर्षणात्मक बोल सकते हैं या तो घर्षणात्मक बेरोजगारी बोल सकते हैं, मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक उत्पादन की प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं, अर्थात विभिन्न व्यवसायों में श्रमिक की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण यह बेरोजगार जो है ना, बेरोजगारी क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि संघर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहेंगे, तो यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं, अर्थात विभिन्न व्यवसायों में श्रमिक की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, चलाए कह रहा है कि एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है, परंतु नए व्यवसाय कार्यों के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान वह श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, संघर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि चक्रीय बेरोजगारी किसे कहेंगे, मतलब साइकिल एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे। तो कह रहा है ना कि यह व्यापार चक्रों, विशेष रूप से मंदी संबंधों चक्रों और गिरावट के चक्र के कारण उत्पन्न होती है, और कारोबारी गतिविधियों में गिरावट के परिणाम स्वरूप क्या होती है, बेरोजगारी होती है। तो चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि यह व्यापार चक्रों, विशेष रूप से मंदी संबंधों चक्रों और गिरावट के चक्र के कारण उत्पन्न होती है। कौन, चक्रीय बेरोजगारी। और कारोबारी गतिविधियों में गिरावट के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी होती है। और यहाँ पे कह रहा है यह विकसित देशों जो पूंजीगत खरीदार होते हैं में एक जो है ना समान घटना होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रौद्योगिकी जो है ना बेरोजगारी किसे कहेंगे, तो कह रहा है टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है नई प्रौद्योगिकी के आरंभ, उत्पादन की पद्धति में उन्नत मशीन, श्रम बचत उपकरण इत्यादि कारण कुछ कामगारों या श्रमिकों का
स्थान मशीनों द्वारा जो है ना ले लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, तो मौसमी बेरोजगारी तो कह रहा है कि क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है कुछ क्षेत्रों में केवल विशेष मौसम के दौरान व्यक्तियों को काम दिया जाता है। तो कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी में किसे कहते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में केवल विशेष मौसम के दौरान व्यक्तियों को काम दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप कृषि जैसे क्षेत्र जहाँ श्रमिक एक मौसम के लिए काम करते हैं और शेष वर्ष के लिए बेरोजगार रहते हैं, ये क्या है, तो मौसमी बेरोजगारी है। आगे देखिए नोट में दिया हुआ कि भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस मतलब NSSO द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि समान रूप से 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से जो है ना सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। तो कह रहा है कि समान रूप से 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। आय कारण निर्धनता या गरीबी मतलब पॉवर्टी किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि गरीबी निर्धनता से जो है ना अभिप्राय है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं शामिल होती है। गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचना मतलब निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है ना आर्थिक समृद्धि अर्थविहीन हो जाती है। आगे कह रहा है कि गरीबी के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो कह रहा है इसमें पहला पॉइंट क्या है, तो सापेक्षिक गरीबी। तो गरीबी के प्रकार में बोल रहा है कि पहला क्या है, सापेक्षिक गरीबी है मतलब रिलेटिव पॉवर्टी। तो यहाँ पे कह रहा है सापेक्षिक गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्षिक गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र कुछ लोगों की आय या जीवन स्तर जो है ना समान लोगों से क्या होता है, निम्न होता है। और दूसरा क्या है, तो निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब निरपेक्ष बेरोजगारी किसे कहेंगे, तो निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि का क्या होता है, अभाव होता है। आगे कह रहा है कि नोट में दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति कह रहा है कि प्रति व्यक्ति अनुपात निर्धनता व्यापक अनुपात मतलब हेड कॉन्ट जो है ना हेड कॉन्ट रेशियो मतलब SCR पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। आगे कह रहा है कि यह निर्धनता रेखा के नीचे BPL जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता से को प्रदर्शित करता है और SCR बराबर क्या होता है, BPL लोगों की कुल संख्या बटा कुल जनसंख्या गुना क्या है, 100। अगर SCR निकालना रहेगा तो BPL लोगों की कुल संख्या बटा कुल जनसंख्या गुना 100 करेंगे तो SCR निकलेगा। ठीक है ना। आगे देखिए कि भारत में गरीबी कह रहा है कि भारत में गरीबी मापन में इसी विधि का जो है ना प्रयोग होता है। मतलब भारत में गरीबी अगर मापना रहेगा तो SCR विधि का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और भारत में गरीबी मापने संबंधित समितियां जो है कौन कौन है, देखिए कमिटीज रिलेटेड टू मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया। तो भारत में गरीबी मापने संबंधित समितियां जो है, देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है और भारत में गरीबी मापने के लिए खर्च अथवा उपभोग विधि का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि डॉक्टर वाई के अलग समिति, ये क्या है, तो गरीबी से संबंधित है। डॉक्टर वाई के अलग समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी से, याद रखिएगा। ठीक है। और इस समिति का गठन जो है ना वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा वाई के अलग की अध्यक्षता में की गई थी। तो डॉक्टर वाई के अलग समिति का स्थापना कब हुआ था, 1977 में स्थापना हुआ था। ये जो समिति था वो गरीबी संबंधी था। ये सब दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और इसका स्थापना 1977 में हुआ था। और आगे कह रहा है कि जो जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस समिति ने गरीबी के लिए कैलोरी के आधार पर निर्देशांक तैयार किया। पहला क्या है, ग्रामीण क्षेत्र पे जो है ना 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलेगा और शहरी क्षेत्र में जो है ना 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलेगा। तो आगे कह रहा है कि लकड़वाला समिति, मतलब लकड़वाला भी समिति का संबंध किससे, तो गरीबी से है। और इस समिति का जो गठन योजना आयोग द्वारा 1989 में प्रो DT लकड़वाला की अध्यक्षता में की गई थी। तो लकड़वाला समिति का जो संबंध है वो किससे, तो गरीबी से है। और लकड़वाला समिति का जो है ना लकड़वाला समिति का जो स्थापना हुआ था वो 1989 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में की गई थी। और यह जो है ना 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। चलिए आगे कह रहा है इस कार्यदल द्वारा 18 राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता
मूल्य सूचकांक को लिया गया तथा शहरी क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सुरेश तेंदुलकर समिति, इनका भी संबंध किससे है? तो गरीबी से है। तो याद रखिएगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। और इस समिति का जो गठन योजना आयोग द्वारा 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में किया गया था, और जो 2009 में जो है ना अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध भी था वो किससे था? गरीबी से था। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2005 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में किया गया था। और यह जो अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत किया था। और इस समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर बहुआयामी रूप से स्वीकार किया था। आगे करा इसमें जो है ना सुरेश तेंदुलकर समिति में जो है ग्रामीण क्षेत्र में कितना जो था 87 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च था, और शहरी क्षेत्र में जो है 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च था। आगे देखा है कि सिंह रंगराजन समिति, इनका भी संबंध किससे? तो गरीबी से है। और इस समिति का जो गठन 2012 में सिंह रंगराजन की अध्यक्षता में किया गया था, जो वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा कि सिंह रंगराजन समिति का भी संबंध किससे? तो गरीबी से है। और इसका स्थापना हुआ था 2012 में, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2014 में। और इस समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए जो है ना सिंह रंगराजन समिति में शहरी क्षेत्रों के लिए जो है ना 407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। आगे से कह रहा है कि अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, ये कह रहा है इस समिति का जो गठन नीति आयोग द्वारा मार्च 2015 में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य भारत में निर्धनता के आकलन हेतु विधि का जो है ना सुझाव देना था। किसका? अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का। और आगे देखिए कह रहा है इस टास्क फोर्स द्वारा जो है ना एलिमिनेटिंग पॉवर्टी मतलब क्रिएटिंग जॉब एंड स्ट्रेटिंग सोशल प्रोग्राम्स जो है ना नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें गरीबी से संबंधित निम्न 2 पहलुओं पर जो है ना चर्चा की गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में गरीबी का निर्धारण अथवा मापन जो है ना किस प्रकार या किस आधार पर किया जाना चाहिए, इसमें बोला गया था। और भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या रणनीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाए जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए नोट में दिया हुआ है कि भारत सरकार एवं नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट पर अभी विचार नहीं किया गया है। चलिए आगे देखिए आय असमानता मापने की पद्धतियाँ क्या क्या होती है। तो आय असमानता मापने की पद्धतियाँ हैं मेथड टू मेजर इनकम इक्वलिटी। ठीक है, तो आय असमानता मापने की पद्धतियाँ क्या है? देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि सापेक्ष गरीबी। यहाँ पे कह रहा है कि सापेक्ष गरीबी की अवधारणा का प्रयोग किसी देश की आय असमानता के स्तर पर चिन्हित करने के लिए किया जाता है। और यह गणितीय रूप से गिनी गुणांक और रेखा चित्र के रूप में लॉरेंज वक्र के माध्यम से जो है ना मापी जाती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि गिनी गुणांक मतलब गिनी कोफिशिएंट। यहाँ पे कह रहा है इसे इटली के सांख्यिकीविद और समाजशास्त्री जो है ना कोरोडो गिनी ने 1912 में जो है ना विकसित किया। किसको? गिनी गुणांक को। और यह किसी देश में आय असमानता की मात्रा को मापता है। और यह वह अनुपात है जिसे विकर्णीय जो है डायगोनल मतलब पूर्ण समानता की रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच क्षेत्रफल को अर्ध वर्ग जिसे वक्र स्थित होता है के कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि गिनी गुणांक जो है ना गिनी गुणांक का जो मूल्य होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि गिनी गुणांक का जो मूल्य होता है कितना कितना के बीच होता है? तो 0 और 1 के बीच होता है। और 0 जो है मतलब शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है, और अर्थात ऐसी परिस्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें प्रत्येक निवासी की समान आय होती है। ठीक है, और 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है, अर्थात एक निवासी संपूर्ण आय को प्राप्त करता है और अन्य के पास कोई आय नहीं है। ठीक है, आय का दूसरा कह रहा है लॉरेंज वक्र के बारे में बोल रहा है कि यदि एक वक्र जो अर्जित आय के प्रदर्शित और इस आय प्रदर्शित को अर्जित करने वाले लोगों के प्रतिशत के बीच संबंध को मापता है। तो कह रहा है ना कि लॉरेंज वक्र के बारे में उसके बारे में कह रहा है यह एक वक्र है जो अर्जित आय के प्रतिशत और आय प्रतिशत को अर्जित करने वाले लोगों के प्रतिशत के बीच संबंध को मापता है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है यह गिनी गुणांक को रेखाचित्रीय प्रतिरूप है। दूसरे शब्दों में गिनी गुणांक को रेखाचित्रीय रूप में लॉरेंज वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। संचयी जनसंख्या का अंश परसेंट में अगर बात करें तो एक्स अक्ष पर तथा संचयी आय अंश में 1% जो है ना मतलब परसेंट में वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है मतलब लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है। देखिए ग्राफ में दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए, छोटा कर दे रहे हैं। देखिए ये क्या है? तो पूर्ण समानता रेखा है, लाइन परफेक्ट इक्वलिटी है, और यहाँ पे लॉरेंज वक्र है, ये ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। और आगे देखिए क्या है? तो संचयी जनसंख्या अंश है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पूर्ण समानता को
कह रहा है कि पूर्ण समानता को 45 डिग्री के लिए एक सीधे वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण समानता को 45 डिग्री के लिए एक सीधे वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और पूर्ण समानता रेखा के नीचे स्थित वक्र लॉरेंज वक्र को प्रदर्शित करता है। और लॉरेंज वक्र पूर्णतः जो है ना समानता रेखा पूर्ण समानता रेखा के जितना नज़दीक होगा आय असमानता का असर उतना कम होगा, और जितना दूर होगा असमानता का स्तर उतना क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि लॉरेंज वक्र जो है ना पूर्णतः समानता रेखा के जितना नज़दीक होगा ना आय असमानता का स्तर उतना कम होगा, और जितना दूर होगा असमानता का स्तर उतना अधिक होगा। और ये जो है छायांकित क्षेत्रफल को दर्शाता है, ग्राफ के अनुसार जो है ना दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गिनी गुणांक बराबर क्या होता है, छायांकित क्षेत्रफल A बटा BDC का क्षेत्रफल। और यहाँ पे कह रहा है यदि A बराबर 0 का तो 0, तो इसका अर्थ होता है लॉरेंज वक्र वास्तव में समानता की रेखा है, और तब यह गिनी गुणांक बराबर 0 के साथ पूर्णतः समानता को जो है ना दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे देखिए आंकड़ा में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया भारत में निर्धनता के विभिन्न अनुमान दिया हुआ है। यहाँ समिति समूह का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए आंकड़ों का आधार वर्ष है, और यहाँ पे निर्धनता का अनुमान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समिति या समूह का नाम में BM दांडेकर व नीलकांत संयुक्त समिति 1971 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। आंकड़ों का वर्ष बोलेगा तो 1960 से 61, और निर्धनता का अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40%, शहरी क्षेत्रों के लिए 50%। ये किसका था, BM दांडेकर और नीलकांत रथ समिति का था। और देखिए आगे देखिए 22 के अलग टास्क फोर्स का जो गठन हुआ था 1977 में गठन हुआ था, 1979 में जो है ना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इसका जो आधार वर्ष था 1973 से 74। और DD लकड़वाला समिति देखिए इसका गठन हुआ था 1989 में, और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो है 1993 प्रस्तुत किया, और इसका जो आंकड़ा वर्ष बोलेगा तो 1973 से 74, और अखिल भारतीय 54.9%। ठीक है, आगे देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका स्थापना हुआ था 2005 में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2009 में, और इसका आंकड़ा जो वर्ष था आधार वर्ष 2004 से 5, और इसमें अखिल भारतीय का जो प्रतिशत था 37.2%। आगे देखिए रंगराजन समिति में बोल रहा है कितना था, रंगराजन समिति का जो गठन हुआ था पहले देखिए 2012 में हुआ था, इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था 2014 में हुआ था, और इसका आधार वर्ष 11 से 12 है। इसमें परसेंट कितना है तो 29.5%। ये परसेंट किसका दिया हुआ है, निर्धनता का अनुमान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या कहता है, तो कह रहा है ना कि मौद्रिक नीति क्या होता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो वह नीति मुद्रा की आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है, उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से यह नीति मांग को नियंत्रित करती है, और यह वर्ष भर में 6 बार आता है, और यह द्विमासिक होता है। ठीक है, और मौद्रिक नीति के प्रकार क्या है, तो 2 प्रकार होते हैं, एक महंगी मुद्रा नीति या संकुचन कार्य नीति होता है, और दूसरा क्या है, सस्ती मुद्रा नीति या विस्तारवादी नीति होता है। तो कह रहा है कि महंगी मुद्रा नीति क्या है, मतलब डियर मनी पॉलिसी, वह मुद्रा नीति जो ब्याज दरों को बढ़ाती है उसे महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। तो महंगी मुद्रा नीति किसे कहते हैं, तो डियर मतलब मनी पॉलिसी वह मुद्रा नीति जो ब्याज दरों को बढ़ाती है उसे महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिया कैश रिजर्व रेशियो, मतलब CR का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। और देखिए यहाँ पे SL का क्या होता है, क्या है, स्टैचूवरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे SLR, और रेपो रेट मतलब RR, और बैंक रेट BR मतलब बढ़ेगा, तो यहाँ पे तरलता क्या होगा, घटेगा। मतलब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या तरलता घटेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है ना, हाई कह रहा है कि वर्तमान में यही नीति RBI अपना रही है। वर्तमान में जो है ना यह नीति जो ऊपर दिया हुआ था यही नीति क्या हो RBI अपना रही है, और ब्याज दर बढ़ा रही है ताकि लोग ऋण कम ले तथा अनावश्यक जो है ना खर्च से बचे, तो मुद्रास्फीति क्या होगा, कम होगा। नोट में दिया हुआ है कि ब्याज दर अधिक होने से लोग ऋण कम लेते हैं, जिसके नाते मुद्रा का प्रसार कम होता है, इसलिए इसे संकुचनकारी नीति कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि सस्ती मुद्रा नीति क्या है, चीप मनी पॉलिसी वह नीति जो ब्याज दरों को कम करने पर आधारित होता है उसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है कैश रिजर्व रेशियो CRR SLR, और क्या है तो घट रहा है तो तरलता बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है तो घटेगा। चलिए आगे देखिए आगे कह रहा है कि ब्याज दर कम होने से लोग ऋण अधिक लेते हैं, इससे मुद्रा का प्रसार होता है, इसे नाते विस्तारवादी नीति कहा जाता है इसके नाते। ठीक है, अब मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, तो पहला मूल्य को स्थिरीकरण करना, दूसरा स्थायी विकास को बढ़ावा देना, तीसरा निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना। ये 4 जो है ना मौद्रिक नीति का क्या है तो उद्देश्य है।
आय कह रहा है कि मौद्रिक नीति मतलब मनी सप्लाई को नियंत्रण करता है। आय कह रहा है तरलता, तो याद रखिएगा ना, कह रहा है तरलता की गणना मतलब कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडिटी। तो कह रहा है कि एक देश की केंद्रीय बैंक को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक ने कितनी धनराशि प्रवाहित की, और उसे यह भी ज्ञात रहता है कि अर्थव्यवस्था में कितने सिक्के प्रचलन में हैं, परंतु अर्थव्यवस्था में कितनी धनराशि कहाँ, इसकी गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है। आगे देखिए M0 का दिया हुआ है, अगर आम लोगों के पास उपस्थित करेंसी नोट एवं सिक्के प्लस जो है RBI में उपस्थित अन्य भंडार हो तो M0 के अंतर्गत आता है। और M1 क्या है, तो MO प्लस बैंकों के पास उपस्थित मांग जमा। M2 में क्या है, तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में उपस्थित जमा राशि। M3 का जो है ना M1 बैंकों के पास उपस्थित समावधि जमा राशि। M4 जो है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा हर एक किस्म की जमा राशि, राष्ट्रीय बचत पत्र, कृषि विकास को छोड़कर। आगे देखिए कह रहा है कि MO को रिजर्व मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा मतलब हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। जब MO से M4 की ओर बढ़ते हैं जब तरलता घट जाती है, जब M4 से MO की ओर बढ़ते हैं तब तरलता बढ़ती जाती है। अतः MO सबसे अधिक तरल जबकि M4 सबसे कम तरल होता है। आगे कह रहा है जब MO से M4 की ओर बढ़ते हैं तब धनराशि भी बढ़ती है। अतः MO और M1 संकुचित मुद्रा मतलब नैरो मनी कहलाते हैं, जबकि M3 एवं M4 व्यापक मुद्रा कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है ना स्टैंडर्ड मनी मतलब यहाँ पे कह रहा है स्टैंडर्ड मनी क्या होता है, तो कह रहा है कि जिस मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब एग्जाम्पल में डिजिटल मनी जो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक के रूप में चलन में होती है उसे स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। देखिए बीट कॉइन्स मतलब क्रिप्टो करेंसी मतलब ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है। जो बिटकॉइन होता है ना वो ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है और इसे 2008 में सांतोशी नाकामोटा द्वारा बनाया गया था। किसको? बिटकॉइंस को। और आगे देखा रहा है कि CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब 2022 में RBI द्वारा घोषणा किया गया कि यह डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी है जो भारतीय रुपये का डिजिटल रूप होगा। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, मौद्रिक नीति समिति। ये क्या कर रहा है, मतलब MPC का फुल फॉर्म याद रखिए क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो MPC का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है और इसका गठन 2016 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर किया गया था MPC का। और आगे कह रहा है कि RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45 के GADB में संशोधन करके यह जो है 6 सदस्यीय समिति है और 3 सदस्यीय समिति जो है 3 सदस्य RBI के तथा 3 सदस्य सरकार और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। आगे कह रहा है कि मौद्रिक नीतियाँ क्या है, तो कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो मौद्रिक नीतियाँ किसी देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है और मौद्रिक नीतियाँ किसी भी अर्थव्यवस्था के मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। अतः देश की मौद्रिक नीतियों के माध्यम से देश की केंद्रीय बैंक और बैंक के मौद्रिक व्यवस्था का संचालन करती है। और आगे कह रहा है केंद्रीय जो है ना देश के केंद्रीय बैंक, यहाँ पे कह रहा है कि देश की केंद्रीय बैंक इन नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था में जो है ना मुद्रा के प्रवाह को जो है ना संतुलित बनाए रखती है। मतलब देश की जो केंद्रीय बैंक इन नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या होता है, प्रवाह को संतुलित बनाए रखती है। आगे कह रहा है कि जो है ना यदि मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाए तो वह यह मुद्रास्फीति जन्म लेगी, मतलब जन्म देगी। यहाँ पे कह रहा है ना कि यदि मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाए तो यह मुद्रास्फीति को जन्म देगी। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीतियों के माध्यम से वह मुद्रास्फीति को क्या करता, नियंत्रित करती है। और भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा या ऋण के नियंत्रण को अमल में लाने के लिए मौद्रिक नीतियाँ उपकरण के रूप में विभिन्न साधनों का उपयोग करता है और इन साधनों को 2 श्रेणियों में जो है ना विभाजित किया जाता है। देखिए दिया हुआ है कि ऋण के नियंत्रण का उपकरण जो है ना 2 श्रेणी है, एक होता है मात्रात्मक उपकरण और एक होता है गुणात्मक उपकरण होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए गुणात्मक उपकरण किसे कहते हैं, देखिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो कह रहा है ये साधन आर्थिक गतिविधियों के विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में सहायक जो है ना बनते हैं, उसे प्रतिबंधित करते हैं। उनमें से कुछ हैं क्या है, तो मार्जिन आवश्यकताएं मतलब मार्जिन जो है रिक्वायरमेंट्स। कह रहा है यह ऋण राशि के उस भाग को संदर्भित करती है जिस बैंक से उधार नहीं लिया जा सकता है। आगे कह रहा है यह ऋण के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिभूतियों के मूल और दिए गए ऋणों के मूल के बीच का अंतर होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए मार्जिन की आवश्यकता में वृद्धि की जाती है, अन्यथा इसके विपरीत क्या होता है, किया जाता है। आगे कह रहा है कि ऋण नियतन मतलब रेशियोनिंग क्या है, रेशियोनिंग
ऑफ क्रेडिट, यह ऋण की अधिकतम मात्रा क्रेडिट सेलिंग को संदर्भित करती है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है नियंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि नैतिक प्रत्यायन क्या है, मतलब मोरल क्या है, सुएसन। तो कह रहा है कि नैतिक प्रत्यायन क्या है, मतलब मोरल सुएसन। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए समझाकर या दबाव के माध्यम से नीति और निर्देशों का जो है ना पालन करवाता है, उसे क्या कहते हैं, नैतिक प्रत्यायन कहते हैं। और आगे कह रहा है भोक्ता ऋण विनियमन। कह रहा है भोक्ता ऋण विनियमन किसे कहते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक देय होते ही तत्काल अदायगी, मतलब डाउन पेमेंट तथा वस्तुओं की खरीद के लिए किस्त ऋण की अधिकतम परिपक्वता के संबंध में बैंकों को मौखिक लिखित दिशा निर्देश जो है ना जारी करता है। आगे कह रहा है कि मात्रात्मक उपकरण, मतलब क्वांटिटेटिव जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स। तो कह रहा है बैंक, पहला क्या इसमें बैंक दर है, मतलब बैंक रेट। यह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी अनुमोदित प्रतिभूतियों, मतलब ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल और दिनांकित प्रतिभूतियों के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। आगे कह रहा है वर्तमान में जो बैंक दर है ना 6.75% है, और नेक्स्ट देखिए रेपो रेट है। तो कह रहा है यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध अल्पकालिक जो है ना ऋण प्रदान करता है। अब वर्तमान में रेपो दर कितना, तो 6.50% है। आगे कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट। कह रहा है यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश की वाणिज्यिक बैंकों से निधियों मतलब को उधार लेता है, और दूसरे शब्दों में यह वह दर है जिस पर भारत में स्थित वाणिज्य बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं। आगे कह रहा है कि वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट जो है ना 3.35% है। और नहीं देखिए चौथा पॉइंट कह रहा है नगद आरक्षी अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, CRR। यह बैंक के कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में जो है ना RBI के पास रखती है। और आगे देखिए कह रहा है कि वर्तमान में यह बैंकों के कुल जमा राशि का जो है ना 4.5% है। और नहीं देखिए कह रहा है CRR के रूप में रखी गई धनराशि पर RBI बैंकों को कोई ब्याज अदा नहीं करती है। इस पैसे का प्रयोग ना तो बैंक करती है और ना ही RBI कर सकती है, और यह धनराशि CRR के रूप में अर्थव्यवस्था के बाहर जो है ना चली जाती है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा हो जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लगे तो RBI और CRR को बढ़ाकर अतिरिक्त तरलता को सोख लेती है, जिससे मांग में कमी आती है। यदि अर्थव्यवस्था में मांग कम हो तब CRR को कम कर RBI बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि जो है ना प्रवाहित करती है, और CRR की गणना हर 14 दिनों पे जो है ना होती है। चलिए आगे देखिए सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बारे में कह रहा है सांविधिक तरलता अनुपात के बारे में। कह रहा है यह एक बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखती है। इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है, और वर्तमान में यह जो है ना एक बैंक की कुल जमा राशि का 18% है। और नहीं देखिए कह रहा है प्रारंभ में SLR की दर पर परिसीमन लागू होते थे, और RBI SLR को 40% से ऊपर तथा 25% से नीचे नहीं ला सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि प्रारंभ में SLR की दर पर परिसीमन लागू होते थे, मतलब प्रारंभ में SLR की दर पर परिसीमन लागू होते थे, और RBI SLR को जो है ना 40% से ऊपर तथा 25% नीचे नहीं ला सकती थी। परंतु RBI जो है ना संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से जो है 2006 के माध्यम से निचला परिसीमन हटाया गया, और ऊपरी परिसीमन आज से भी जो है ना लागू है, आज भी क्या है तो लागू है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक बैंक, यहाँ पे कह रहा है ना एक बैंक SLR का सोना नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। चूँकि नगद में रखा हुआ पैसा बैंक को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुँचाती, इसलिए बैंक SLR का कम हिस्सा ही इस प्रारूप में रखती है। और यदि SLR सोना के रूप में रखा जाए तो इसमें भी जोखिम ज़्यादा होता है, अतः SLR के रूप में सबसे अधिक वरीयता सरकारी प्रतिभूतियों को दी जाती है। आगे देखिए दिया हुआ खुला बाजार संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। कह रहा यह प्रक्रिया RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचे जाने एवं खरीदे जाने की व्यवस्था को संबोधित करती है। इसके अंतर्गत व्हील तथा बॉन्ड दोनों ही रूपों में RBI सरकारी प्रतिभूतियों बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को बेचती है। आगे कह रहा यदि RBI विस्तारवादी आर्थिक नीति को अपनाती है तो यह ज़्यादा प्रतिभूतियों खरीदेगी तथा बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को तय करेगी।
आगे ये कह रहा है कि यदि आरबीआई संकुचन की आर्थिक नीति अपनाती है तो ज़्यादा प्रतिभूतियों बैंकों को बेचेगी और बैंकिंग व्यवस्था से अतिरिक्त तरलता सोख लेगी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है तरलता मतलब चल निधि या समायोजन सुविधा, मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। तो इसमें कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित नरसिम्हन समिति के अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2000 में तरलता समायोजन सुविधा LAF को अपनाया गया था। और तरलता समायोजन सुविधा मौद्रिक नीति का एक प्रमुख अस्त्र है जिसकी मदद से भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय बाजार की अलग अलग दशाओं में अल्पकालीन तरलता के बहाव को नियमित व नियंत्रित करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। और तरलता समायोजन सुविधा की मदद से रिजर्व बैंक दैनिक आधार पर बाजार तरलता का प्रबंधन करने में क्या होता है, सफल होता है। ठीक है, आगे कह रहा है तथा बाजार को ब्याज दर संकेत देने में क्या होता है, सक्षम होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि तरलता समायोजन सुविधा के द्वारा बैंकों को पुनर्क्रय समझौते के द्वारा ऋण लेने एवं देने की सुविधा प्रदान की जाती है। आगे कह रहा है तरलता समायोजन सुविधा का कार्य रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर के माध्यम से होता है। तो कह रहा है तरलता समायोजन सुविधा का कार्य रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर के माध्यम से होता है। और तरलता समायोजन सुविधा की सहायता से नियमित तरलता चक्रों को स्थिर करने में सफलता मिलती है। इससे बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तरलता के नियमन कर सकते हैं। और तरलता समायोजन सुविधा सहायता से भारतीय रिजर्व बैंक बाजार परिस्थितियों के अनुसार ब्याज दरों की संरचना में समायोजन जो है ना आसानी पूर्वक कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सीमांत अस्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब क्या कहेंगे शॉर्टकट में MSP कहेंगे, MSF कहेंगे। तो MSF की अवधारणा मई 2011 में प्रभावी हुआ। और MSF ब्याज की वह दर है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से अपने शुद्ध जमा निबल मांग और समय देता मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी का 1% रात भर के लिए ओवरनाइट ऋण ले सकते हैं। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत अस्थायी सुविधा की शुरुआत संपत्तियों तथा, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत अस्थायी सुविधा की शुरुआत संपत्तियों तथा दायित्वों के बीच होने वाले अल्पकालीन असमंजस को प्रभावी रूप में नियंत्रित करने और वित्तीय प्रणाली में मौद्रिक व्यवहारों के संचालन तथा अंतः बैंक दरों के एक दिन के भीतर होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए की है। और यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चल निधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सीमांत अस्थायी सुविधा के अंतर्गत केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंक, कह रहा है सीमांत अस्थायी सुविधा के अंतर्गत केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंक मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त कर सकते हैं एवं उसके अंतर्गत ऋण लेने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात कोटा के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूतियां गिरवी रखी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो है ना सीमांत अस्थायी सुविधा के अंतर्गत केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंक मतलब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ही रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त कर सकते हैं एवं इसके अंतर्गत ऋण लेने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात कोटा के अंतर्गत क्या होती है, रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रख सकती है। ठीक है, रखी जा सकती है। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। अगले क्लास में जो है ना भारत में बैंकिंग व्यवस्था पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स है ना तो थोड़ा सा कम लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको जो है ना सारा ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक जो भी आपको सारा करवाया जा रहा है आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको पूरा खत्म करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है ना क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। और अगले क्लास में जो है ना भारत में बैंकिंग व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।